हेलो बच्चों, आज हम मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात आर्थिक सुधारों के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी इस लेक्चर में हम करेंगे। जुलाई 1991 इंडिया हैज़ टेकन अ सीरीज of measure to structure the economy and improve the BOP position. The new economic policy introduced changes in several areas. The policies have silent features which are liberalization, privatization and globalization of the economy, which are known as LPG, यानी liberalization, privatization and globalization। जैसा कि हम इसके पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि 1991 में गवर्नमेंट ने कुछ इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए चेंजेस लाए थे, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस आए और उससे क्या इफ़ेक्ट रहा इकोनॉमी का, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। The new economic policy in action, the new plan in action by the government to influence production and capital formation of a country is known as new economic policy। अर्थात न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक ऐसा प्लान है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और उसकी वजह से प्रोडक्शन और कैपिटल में चेंजेस आए, फॉर्मेशन आए, अलग अलग चेंज आए और उसे ही हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1991, अर्थात ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज? देयर वर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, अर्थात जो पब्लिक सेक्टर्स थे उनके परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छे नहीं थे। द स्कोप फॉर प्राइवेट सेक्टर वॉज लिमिटेड, यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी वो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए लिमिटेड होती थी, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती थी। देयर वर सडन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एकदम से चेंजेस आने और एक्सचेंज में प्रॉब्लम या सडन फॉल आया था, डाउनवर्ड की तरफ फॉल आया था, जिसके कारण भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने पड़े थे। देयर वर मोर एक्सपेंडिचर दैन इनकमिंग, मतलब आय से ज़्यादा हमारे खर्चे हो गए थे, इसके कारण भी हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वर नॉट इनकरेज बाय गवर्नमेंट, और पुरानी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसके कारण इन्वेस्टर्स जो थे वो फॉरेन के, वो हमारी कंट्री में जल्दी से इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो पाते थे, तो इसी के कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम किया गया। नाउ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के मेन फीचर्स कहलाते हैं। इससे पहले हम मीनिंग इनके समझ ही चुके हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इनके क्या एडवांटेजेस है, इन पॉलिसीज़ को यूज़ करने से क्या इफ़ेक्ट आते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन, फ्री फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द वे ऑफ ट्रेड। बिजनेस करने के मामले में जो लाइसेंसिंग थी और जो फिजिकल कंट्रोल था या डायरेक्ट कंट्रोल जो गवर्नमेंट के हाथ में था, उससे हमें आज़ादी मिली, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। 1991 के पहले इसमें सारे कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होते थे, बट उसके बाद में कुछ ही चीज़ों पे, कुछ ही इंडस्ट्रीज़ पे थे जहाँ पर लाइसेंसिंग कंपलसरी थे, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स यानी औद्योगिक विस्फोटक, हजार्डियस केमिकल्स यानी खतरनाक रसायन और ड्रग्स वगैरह, या फार्मास्यूटिकल्स जो है उन पर ही हमें लाइसेंसिंग कंपलसरी हो गई है। मतलब उन
जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो मैंने आपको नाम बताए, इन इंडस्ट्रीज़ पर ही हमें लाइसेंस लगेंगे, अदरवाइज़ हम कोई अदर इंडस्ट्री पर लाइसेंस फ्री वर्क कर सकते हैं। There were 4 reforms under liberalization: industrial reform, financial reform, fiscal reform, and external reform. Now, what do you mean by industrial reform? Abolitions of licensing except some products like cigar, etc. जैसे अब मैंने अभी बताया कि इंडस्ट्री में कुछ लाइसेंस ही लगेंगे, यानी कुछ ही इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर हमें लाइसेंस लगेंगे। जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगार यानी सिगरेट्स, और डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, हजार्डियस केमिकल्स, ड्रग्स एक्सेट्रा। ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड, मतलब जो पब्लिक सेक्टर के जो आइटम्स थे वो प्रोडक्शन में कम हो गए। गवर्नमेंट गिवन फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल, हमारी गवर्नमेंट ने हमें आज़ादी दी जिससे हम हमारी कैपिटल को इम्पोर्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स गिवन फ्रीडम टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर्स ने हमें फ्रीडम दी कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है और कितना प्रोडक्शन करना है, इसकी भी हमें आज़ादी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में मिल गई। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिफॉर्म? आरबीआई वाज टर्न्ड इनटू फैसिलिटेटर, मतलब आरबीआई जो हो गई अब वो हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगी, हर बैंक को अपनी अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगी। तो आरबीआई जो हो गई वो काय में शिफ्ट हो गई? फैसिलिटेटर में शिफ्ट हो गई, यानी कन्वर्ट हो गई। ड्यू टू दिस ड्रामेटिकल चेंज द बैंकिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री हैड एक्सपैंडेड अ लॉट। फाइनेंशियल रिफॉर्म के इस सेक्टर के कारण जो बैंकिंग सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड हो गया कंट्री में, यानी अब हमें अगर कहीं से भी लोन वगैरह फैसिलिटी लेनी है तो हम डायरेक्टली बैंक सेक्टर में जाकर भी ले सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउड फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट, अर्थात जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अलाउड किया, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी अलाउड कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अलाउड कर दिया कि वो फाइनेंशियली हमारी मार्केट में आकर इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल रिफॉर्म? इन्हें फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? इट रिलेट टू टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी फिस्कल पॉलिसीज़ जो हैं वो टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर जो होते हैं गवर्नमेंट के उससे रिलेटेड होती है। बिफोर लिबरलाइजेशन द टैक्स वर वेरी हाई एंड दिस इनकरेज टैक्स इवेंशन बाय द पीपल, अर्थात लिबरलाइजेशन आने के पहले जो पब्लिक को टैक्स जो पे करना होता था वो बहुत रेट हाई हुआ करता था, उसके कारण पीपल को बहुत सारा सफोकेशन या प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती थी। आफ्टर लिबरलाइजेशन टैक्स वर रिड्यूस्ड, और लिबरलाइजेशन आने के वजह से टैक्स क्या हो गया? कम हो गया, यानी टैक्स रेट क्या हो गए? कम हो गए। द प्रोसीजर फॉर पेइंग टैक्स वर सिंप्लीफाइड, पहले प्रोसीजर भी बहुत लंबा होता था और प्रॉब्लम फेसिंग होता था जिससे हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सफ़र बहुत करना पड़ता था। अब जो लिबरलाइजेशन आया उसके बाद से प्रोसीजर भी कम हो गया और इजीली हम टैक्स पे कर सकते थे। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट वाज रिड्यूस्ड, यानी पहले नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते थे, इसी के कारण हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए और इनकम कम हो गई थी। बट फिस्कल पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन के आने के बाद में जो एक्सपेंडिचर्स थे वो रिड्यूस हो गए और जो इनकम्स हो गई वो थोड़ी ग्रोथ करने लगी। Now, what are the external reforms? Foreign exchange reserve. In 1991, devaluation of rupee, so by these foreign countries can buy Indian goods. These provide goods flow of trade. At present, exchange rate is determined by supply and demand in international market. अर्थात 1991 में रुपी जो था वो डीवैल्यूएशन हो गए, यानी नीचे गिरने लगा था, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज की जो पॉलिसी है उसको यूज़ किया गया और फॉरेन कंट्रीज़ को
अपना गुड्स, इंडियन गुड्स को खरीदने की परमिशन दी गई। यानी हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन में कि हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड भी कर सकते हैं, जिससे हमने क्या किया कि इंडियन गुड्स को फॉरेन कंट्रीज़ में सेल करने का सोचा और उन्हें इस तरह से इनकरेज किया कि फॉरेन कंट्रीज़ हमारे गुड्स को परचेज़ कर सके। दिस प्रोवाइड गुड्स फ्लो ऑफ ट्रेड, इससे हमारा बिजनेस क्या हो गया, फ्लो में आने लगा, यानी चलने लग गया। एट प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। और आज के कंडीशन में एक्सचेंज रेट जो है सप्लाई और डिमांड का, वो इंटरनेशनल मार्केट में डिटरमाइंड हो गया है। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। अबॉलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फॉर सम केसेस, यानी इम्पोर्ट लाइसेंसिंग के लिए सम ही केसेस में हमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी कुछ ही केसेस हैं जिन पर हमको लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, हर बात के लिए जो लाइसेंसिंग प्रोसेस थी, हर बात के लिए इंटरफेरेंस था जो गवर्नमेंट का, वो रिमूव हो गया, यानी रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए। टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस वर मॉडरेट, जो टैरिफ के रेस्ट्रिक्शंस थे, यानी जो बहुत स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थे, वो थोड़े चेंजेस हुए, उनमें मॉडरेशन आया, यानी रिलैक्सेशन होने लगा। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैज़ विड्रॉन, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के कारण एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ क्या हुई, विड्रॉ होने लग गई। व्हाट आर द रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट में इसी रिफॉर्म के कारण, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उनके कारण क्या चेंजेस आए। रिकमेंडेशंस ऑफ the committee were initiated in order to reform capital market, aim at removing the direct government control and replacing it with a regulatory framework based on transparency and disclosure, supervised by an independent regulator. The Security and Exchange Board of India, यानी SEBI, which was set up in 1988, was given statutory recognition in 1992 on the basis of recommendations of the committee. SEBI has been mandated to create an environment which would facilitate mobilization of adequate resources through the securities market and efficient allocation, अर्थात नरिशमन जो कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन पर कैपिटल मार्केट को फ्रेम किया गया, जिससे डायरेक्ट कंट्रोल जो था गवर्नमेंट का उसको रिप्लेस किया गया और सेबी में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर हम अपना कैपिटल मार्केट इस्टेब्लिश कर सकते थे, रिफॉर्म कर सकते थे। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 1988 में सेटअप किया गया, बनाया गया और उसे फॉर्म में 1992 तक लाया गया। और सेबी की मदद से हम कैपिटल मार्केट का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए और साथ में हम उसे फैसिलिटीज़ दे पाए और मोबिलाइजेशन ले पाए। सिक्योरिटी मार्केट में सेबी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, साथ ही साथ एक इफ़ेक्टिव एलोकेशन भी फ्रेम किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम फेरा के नाम से भी जानते हैं। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज अ legislation passed by the Indian Parliament in 1973 and came into force with effect from January 1st 1974। मतलब ये जो है फेरा का फेडरेशन जो है, यानी फेरा की जो एक्ट है उसे हमारी इंडियन पार्लियामेंट एक्ट ने गवर्नमेंट ने पास किया 1973 में और उसको इफ़ेक्ट में फोर्स में लेकर 1 जनवरी 1974 में लेकर आए। फेरा emphasized strict exchange control over everything that was specified relating to the foreign exchange, यानी फेरा के कारण स्ट्रिक्ट एक्सचेंज कंट्रोल को
किया गया, जिससे फॉरेन एक्सचेंज के जो प्रोडक्शन था या जो भी प्रोसेस थी उसे रिलेट किया जाता था। लो वायलेटर्स वर ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंडर्स एम एट मिनिमाइजिंग डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़। फेरा का जो मेन एम था वो ये था कि जो फॉरेन एक्सचेंज की डील हैं या फॉरेन सिक्योरिटीज़ की जो डील हैं उनको कम से कम किया जा सके। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू रेगुलेट सर्टेन पेमेंट्स, यहाँ की जो पेमेंट्स हैं उनको रेगुलेशन में ला सकें, उनकी डीलिंग जो है रेगुलेट डील इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़, जो फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ हैं उनकी डील को भी रेगुलेट किया जा सके। टू रेगुलेट ट्रांजैक्शंस इनडायरेक्टली अफेक्शंस फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो ट्रांजैक्शन इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं उनको भी रेगुलेट किया जा सके। टू रेगुलेट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, हम करेंसी को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर सकें, उस पर भी हम बिजनेस अच्छे से रन कर सकें। टू कंजर्व प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, टू प्रमोट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सो एज टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, अपनी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज को हम प्रमोट भी कर सकें। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पास्ड इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन 1999 विच रिप्लेस्ड फेरा। मतलब जो फेरा था यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उससे फेमा को यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रिप्लेस किया गया, यानी फेरा के बाद में ही फेमा आया, फेरा को बदलकर फेमा को लाया गया। फेरा डिड नॉट सक्सीड इन रेस्ट्रिक्टिव एक्टिविटी, सच एक्ट वुड बिकम फेमा, यानी फेरा इतना सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ में नहीं रहा, इसीलिए उसको बदलकर हमने अपना नया एक्ट पास किया जिसे हम फेमा के नाम से जानते हैं। टू रिलैक्स द कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हम फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए और उसमें रिलैक्सेशन लाने के लिए फेमा का एक्ट पास किया गया। डील इन द फॉरेन एक्सचेंज वर टू बी मैनेज एंड इंस्टेड ऑफ रेगुलेट करने की बजाय हमने फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए इस एक्ट को पास किया और जितनी भी डील्स थी फॉरेन एक्सचेंज की उनको मैनेज करने का वर्क कंप्लीट किया। द स्विच टू फेमा शो द चेंजेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन कैपिटल। जब हमने फेरा से फेमा में कन्वर्ट किया तो उससे हमारे गवर्नमेंट के चेंजेस में भी और फॉरेन कैपिटल्स की टर्म्स एंड कंडीशंस में भी हमें चेंजेस देखने को मिल गए। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेमा गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू इम्पोज द रेस्ट्रिक्शंस, यानी फेमा ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया और रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करने के लिए एक एक्ट पास किया या फैसिलिटी प्रोवाइड की। द ट्रांजेक्शन शुड बी मेड ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन, इसमें जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन थे उनके ही थ्रू ट्रांजेक्शन्स हो सकते थे। डील इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर द करंट अकाउंट बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज की सारी डील्स हम करंट अकाउंट और जो भी ऑथराइज पर्सन है उसी की हेल्प से कर सकते थे और वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती थी और इसीलिए यह पब्लिक इंटरेस्ट पर बेस होती थी, यानी पब्लिक जितना इंटरेस्ट लेगी उतना ही गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। The RBI is empowered by this act to subject the capital account transactions to a number of restrictions। और इस एक्ट के थ्रू ही RBI जो है उसे एम्पावरमेंट मिली जिससे वो कैपिटल फ्रेम कर सके, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को फ्रेम कर सके और नंबर ऑफ़ रेस्ट्रिक्शंस को भी लगा सके।
अर्थात फेमा क्या है, जो फेरा थी एक्ट थी उसे हमने चेंज करके फेमा में लेकर आए और उसकी वजह से हम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज में कंट्रोल कर सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इस तरह आपका यह टॉपिक यहाँ पर कंट्रोल ख़त्म होता है। थैंक यू।